Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to start our new topic of chapter Atoms and Molecules, that is Dalton's Atomic Theory. So Dalton's Atomic Theory क्यों आई? सबसे पहले हमने पढ़ा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है. एटम्स एक स्मॉलेस्ट एंटिटी है एलिमेंट की एंड मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ कंपाउंड. फिर हमने पढ़ा कि हमारे दो साइंटिस्ट ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाया केमिकल साइंस का. दे लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस. उसमें उन्होंने दो लॉज की बात की और उन्होंने बोला कि जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है या कोई सब्सटेंस बनता है तो कुछ लॉज फॉलो किए जाते हैं. सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द सेकेंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अब फाइनली वो जो दो लॉज थे उन दो लॉज को ही और ज़्यादा स्टडी किया गया और उनकी और ज़्यादा जो की वर्ड्स थे, की पॉइंट्स थे, उनको हाईलाइट किया गया और डाल्टन्स ने ये काम पर्टिकुलरली किया और इसलिए इसका नाम पड़ गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. उन्होंने पर्टिकुलरली 6 पॉइंट्स दिए थे. ये पॉइंट्स आपको एग्जैक्टली एग्जाम में आ जाते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल दी 6 पॉइंट्स. तो आज हम इन्हीं 6 पॉइंट्स की बात करने वाले हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने वाले हैं. सो डोंट वरी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. यू आर गोइंग टू दिस टॉपिक विल बी सो ईजी फॉर यू. So all matter is made of very tiny particles called atoms. सबसे पहले हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि जब भी हम मैटर की बात करेंगे, मैटर क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीज़ है that is having mass and have some volume is known as matter. Anything in our surrounding, anything around us that occupies some space and have mass is known as matter. तो ये तो हम लोगों को easily पता है और हमें ये भी पता है कि matter is consist of small tiny particles. मैटर हर छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है. अब उन्होंने क्या बोला है कि मैटर जो छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है वो छोटे पार्टिकल्स का अब नाम उन्होंने दे दिया. अब उन्होंने उसका क्या नाम दिया है? एटम्स. तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैटर है वो छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और उन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं एटम्स. ओके. Then atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. अब वो क्या बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिकल, जो एटम है, देखिए जो एटम होता है वो केमिकल रिएक्शन में हर एक एटम, किसी भी एलिमेंट का हर एक एटम पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में. तो उन्होंने क्या बोला है कि एटम इनडिविजिबल पार्टिकल है, आप उसको और डिवाइड नहीं कर सकते. मैंने तो बोला ही ना कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? वो मैटर है. अब उस मैटर को, जो ये टाइनी पार्टिकल दैट इज एटम है, इसको आप और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते. हाँ, एटम का एक स्ट्रक्चर होता है बट उसको स्ट्रक्चर को तोड़ना इज इम्पॉसिबल. क्यों? क्योंकि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज शो करता है. जैसे कि अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम एटम की, एल्यूमिनियम एलिमेंट की बात करते हैं. अब एल्यूमिनियम एलिमेंट में सारे एटम कौन से होंगे? एल्यूमिनियम के होंगे. अब वो एल्यूमिनियम का जो स्मॉलेस्ट एटम होगा वो एक स्मॉलेस्ट एटम ही है जो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज शो करेगा. अब उससे छोटा कुछ नहीं है जो एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज शो करेगा. बट येस, जो एटम होगा, जो एटम, स्मॉलेस्ट एटम जितने भी होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी कौन से? एल्यूमिनियम की शो करेंगे. समझ में आ गई बात? तो एटम को आप और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, आप ना इसको क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं कि केमिकल रिएक्शन कोई हुई तो आप कोई अलग से एटम उसमें जुड़ गया, ऐसा नहीं हो सकता. अगर आपने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डाला है किसी चीज़ में तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ही आपको दिखेगा. या आप, जैसे हम 2 एग्जाम्पल्स को समझेंगे. जैसे H2O है, ये H2O कौन से 2 चीज़ों से मिलके बना है? 2 H से और 1 ऑक्सीजन से मिलके बन गया है हमारे पास H2O. अब ये जो है, इसमें जो एटम्स हैं, कौन से एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन का एटम है. अब इस एटम को आप और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते. आप इसको और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, ना इसको क्रिएट कर सकते हो. क्रिएट क्यों नहीं कर सकते? देखो, 2 हाइड्रोजन थे तो हमारे पास प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन मिले. 1 ऑक्सीजन था, हमारे पास प्रोडक्ट में भी 1 ऑक्सीजन हमें मिला.
ठीक है। तो आप ना एटम्स को क्रिएट कर सकते हो, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने 2 हाइड्रोजन लिया तो यहाँ पे आपको एक ही हाइड्रोजन मिलेगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, क्योंकि केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस होनी ही चाहिए ना, क्योंकि जितना हमने प्रोडक्ट डाला है उतना तो हमें रिएक्टेंट मिलना ही है। सॉरी, जितना हमने रिएक्टेंट डाला है उतना तो हमें प्रोडक्ट मिलना ही है, क्योंकि ना एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Now the third point is atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. जब हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स की बात करेंगे, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला एल्यूमिनियम। जब मैं एल्यूमिनियम की मान लो एक शीट की बात कर रही हूँ, एक एल्यूमिनियम की शीट है मेरे पास, और मैं बोल रही हूँ कि इसमें बहुत सारे एटम्स हैं एल्यूमिनियम के, तो जितने भी एटम्स उस एलिमेंट के होंगे उस पर्टिकुलर शीट में, एल्यूमिनियम शीट में, वो सारे एटम्स एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे। अगेन पढ़ते हैं, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, जैसे कि एल्यूमिनियम की अगर मैंने बात की, आर आइडेंटिकल, वो सारे के सारे एटम्स कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। इन मास, मास में भी उन सब का मास एक जैसा होगा, ऐसा नहीं कि किसी का मास ज़्यादा किसी का मास कम। अब एटम्स का मास यूनिट क्या होती है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके लिए, कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि किसी एटम का मास कितना है। ठीक है, तो हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आपको ये समझना है कि ऐसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का सारे एटम्स के जो मास होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, वो सेम होता है, और वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। उन सारे एटम्स की सेम मास होगा, उन सारे एटम्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। एम आई क्लियर? नाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। जो एक, अगर मान लो मैं 2 एलिमेंट अलग अलग की बात कर रही हूँ, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया मैंने और मान लो क्लोरीन लिया, ठीक है, ये 2 एल्यूमिनियम में जितने भी छोटे छोटे एल्यूमिनियम के एटम होंगे ये आपस में तो सेम होंगे, बट अगर क्लोरीन की बात करूंगी मैं तो क्लोरीन के जो एटम्स होंगे वो आपस में सेम होंगे, बट इनकी प्रॉपर्टीज या इनका मास कभी भी इससे मैच नहीं कर सकता। हर एक एटम का, अगर एलिमेंट सेम है तो हर एटम का सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, सेम मास है, बट अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की मैं बात करूंगी तो उनके एटम्स का मास भी डिफरेंट होगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी पोजेस करते होंगे। उसमें आप सिमिलैरिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है कि 1-2 प्रॉपर्टी कहीं किसी की मैच कर रही हो, बट आप ये कह सकते हो कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी और जो मासेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। उनकी प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंज जरूर होगा। Then atoms combine in a ratio of small whole numbers to form compound. ये क्या कह रहा है कि मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूल बन रहा है, कोई भी एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, कोई भी एक कंपाउंड बन रहा है, तो जितने एलिमेंट से मिलके वो कंपाउंड बना है वो फिक्स्ड होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता है। देखो कैसे, जैसे H2O है, ये H2O हमेशा 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन से मिलके बनेगा। अगर CO2 की मैं बात करूंगी तो एक कार्बन और प्लस 2 ऑक्सीजन से मिलके ये मॉलिक्यूल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। अगेन पढ़ते हैं, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। अब देखो, अगर मैं इसके कंपाउंड के नंबर की बात करूंगी, मतलब एलिमेंट की, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, तो कार्बन इज टू ऑक्सीजन का नंबर का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, चाहे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी तो वो 1:2, कार्बन इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1:2 का ही मिलेगा। तो यही कह रहे हैं कि एटम्स कंबाइन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। स्मॉल होल नंबर्स कैसे, 1 और 2, ये क्या है, होल नंबर ही है ना। स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड को बनाने के लिए एक फिक्स्ड रेशियो में नंबर्स लगते हैं। जैसे कि अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करूंगी तो 2:1 रेशियो में ही हमेशा हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 ही रहेगा। मतलब किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए जो एलिमेंट्स लगते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं, फिक्स्ड रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स।
किसी स्मॉल होल नंबर के फिक्स, जैसे मान लो NH3 मॉलिक्यूल है, इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, हमेशा अगर हम अमोनिया की बात करेंगे तो हमेशा 1:3 ही रहेगा नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन का रेशियो, हमेशा NH3 मॉलिक्यूल में क्या रहेगा, 1:3 ही रहेगा। समझ में आ गई बात कि किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जो एलिमेंट्स लगते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। अगर मान लो कि H2O मॉलिक्यूल बनाना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चलो आज हाइड्रोजन की कमी है तो 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन से मिलके वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। और पानी आप कहीं का भी लो, कहीं का लेक, पॉन्ड, ये वो फलाना फलाना ओशियन, सब का पानी का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से ही मिलके बना होगा, ये फिक्स्ड रहेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। Next point is the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। तो वो क्या कह रहा है कि रिलेटिव नंबर, तो बात तो वही हो गई, रिलेटिव नंबर मतलब कि हाइड्रोजन का कितना नंबर है और काइंड ऑफ एटम मतलब क्या हो गया कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही चाहिए, ये नेसेसिटी है वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए। अगर किसी भी एक भी चीज़ की कम, मान लो 1 हाइड्रोजन है तो ये OH बन जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर मान लो CO2 है, मान लो CO2 मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल के लिए क्या चाहिए, 1 कार्बन चाहिए, 2 ऑक्सीजन चाहिए। मान लो कि ऑक्सीजन 1 ही है तो ये क्या बन जाएगा, C+O क्या होता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बहुत जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ गई बात। तो किसी भी चीज का जो कंबाइन होने का रेशियो है वो भी फिक्स्ड होता है। द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम, काइंड्स ऑफ एटम मतलब क्या हो गया कि काइंड्स ऑफ एटम मतलब यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल में कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये है काइंड्स ऑफ एटम, कि कौन कौन से एटम से मिलकर पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल बना है, इसको बोलते हैं काइंड्स ऑफ एटम। तो काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, किसी भी एक कंपाउंड में जो काइंड्स ऑफ एटम है और जो रिलेटिव नंबर है उनका वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, बट ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका ये थ्रू आउट लाइफ अगर केमिस्ट्री आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको बेसिक्स पता ही होने चाहिए। और अगर इफ़ यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री you have to be very clear in your thought process regarding this atoms and molecules. So hope you like the video. See you in the next lecture.